नमस्कार। किसान तक में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे मौसम की मार। मौसम जो पिछले 3 दिनों से या हम कहें कि पूरे एक सप्ताह से अपनी बेरुखी दिखा रहा है, इसका सीधा असर किसानों पर पड़ता है। किसान आज जिस स्थिति में है उसमें मौसम के लिहाज से ये उसके लिए सबसे महत्वपूर्ण समय है और रबी की फसल जैसा कि खेतों में पककर तैयार है और किसान ने उसको काटने की पूरी तैयारी कर ली है। ऐसे में मौसम इस हद तक खफा हो जाएगा कि न सिर्फ आंधी और बारिश बल्कि ओले भी बहुत बुरी स्थिति में किसान को पहुंचा चुके हैं। प्रदेश के तमाम इलाकों से ऐसी खबरें आ रही हैं कि किसानों की फसल लगभग चौपट हो चुकी है। सरकार ने इस पर ध्यान देते हुए एक इसका सर्वे कराने की शुरुआत की है, जो कि एक प्रक्रिया का सामान्य हिस्सा है। लेकिन किसानों का जो नुकसान होना था वो हो चुका है। उसकी भरपाई कैसे होगी? आने आने वाले समय में मौसम की इस तरह की जो परेशानियां किसानों को देखने के लिए लगातार मिल रही हैं, उनसे किसान कैसे निजात पाएगा और भविष्य में कृषि और कृषि से जुड़ी सारी जो काम होते हैं वो मौसम से किस तरह से प्रभावित होने से बचाए जा सकेंगे, इन सारे विषयों पर बात करेंगे। हम इस पर भी चर्चा करेंगे कि आखिरकार सरकार किसान को हुए इस नुकसान की भरपाई कैसे करेगी, क्या कुछ उसने कदम उठाए हैं। आज इन सब विषयों पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ यूपी के प्रगतिशील किसान और किसान समृद्धि आयोग, जो कि उत्तर प्रदेश सरकार ने बनाया है, उसके सदस्य प्रेम सिंह जी हमारे साथ चर्चा करेंगे। उनसे हम इन सारे विषयों पर विस्तार से बात करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि किस तरह से किसान को इस तरह की परेशानियों से हम बाहर ला सकते हैं। जैसा कि हमको पता है कि हाल ही में सरकार ने एक हेल्पलाइन नंबर भी जारी किया है। उसको मालूम है, लगातार रिपोर्ट सभी जिलों से पहुंच रही हैं कि व्यापक पैमाने पर नुकसान हुआ है। शुरुआती दौर की अगर हम बात करें, जिसमें कि सरकार ने सर्वे करके ये पता किया है कि कितना कुछ नुकसान हुआ है, तो 7 जिलों में 33% फसल पूरी तरह से खराब हो चुकी है और किसानों को इससे भारी नुकसान हुआ है। प्रेम सिंह जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। मैं आपको बता दूं कि प्रेम सिंह जी बुंदेलखंड जैसा इलाका, जो कि खेती किसानी के लिहाज से बहुत ही टफ एरिया माना जाता है, चुनौती भरा इलाका माना जाता है, उसमें बहुत ही सफलतापूर्वक खेती के कई सारे प्रयोग कर रहे हैं और उसमें वो कामयाब हुए हैं। उनका अनुभव बड़ा लंबा है खेती किसानी को लेकर कि किस तरह से इस तरह की परिस्थितियों को हम सामना कर सकते हैं, किसान कैसे इन चुनौतियों से उबर सकता है। बात करते हैं सर्वे की। 2 दिन पहले उत्तर प्रदेश के राहत आयुक्त प्रभु नारायण सिंह ने एक आदेश जारी किया था, जब बारिश और ओलावृष्टि के 2 दिन बीत चुके थे। इसमें उन्होंने सभी जिलाधिकारियों को सर्वे करने के लिए कहा और 2 दिन के भीतर अपनी रिपोर्ट देने को कहा है कि खेती और किसानी के फसलों को कितना नुकसान हुआ है। जो सर्वे के शुरुआती रुझान सामने आए हैं, जो उनकी रिपोर्ट्स आ रही हैं, उनमें पता चला है कि हमीरपुर जिले के 2 गांव, ललितपुर जिले के 4 गांव, महोबा जिले के 2 गांव, ये तीनों जिले बुंदेलखंड में आते हैं। इसके अलावा पूर्वांचल में मिर्जापुर और प्रयागराज, ये 2 जिले हैं जिनमें 15 से लेकर 20-20 गांवों में व्यापक पैमाने पर नुकसान हुआ है। खैर, इसकी रिपोर्ट का भी इंतजार है। आज उसका आखिरी दिन था। हम उम्मीद करेंगे कि आने वाले 24 घंटों के भीतर ये आंकड़े आ जाएंगे कि कितना क्या नुकसान हुआ है और किसानों को सरकार इस नुकसान की भरपाई कैसे करेगी। अब बात आती है फसल बीमा की। थोड़ा सा इसमें फसल बीमा पर भी विचार करना होगा कि किसानों ने व्यापक पैमाने पर अपनी फसलों का बीमा भी कराया है। किसान तक की जो टीम है उसने बात की है, जो फसल बीमा करने वाली कंपनियां हैं उनमें उन्होंने बताया है कि एक हेल्पलाइन नंबर जारी किया गया है। लगातार किसानों की सूचनाएं और उनकी ये शिकायतें आ रही हैं कि उनको कितना क्या नुकसान हुआ है, किस इलाके में नुकसान हुआ है। हम किसान तक के माध्यम से भी एक बार ये हेल्पलाइन नंबर अपने व्यूअर्स को, किसानों को बताना चाहेंगे। ये है 1800-8896-868। इस नंबर पर किसान अगर उनकी फसल नष्ट हुई है या कोई नुकसान हुआ है, इस पर कॉल करके सूचना दर्ज करा सकते हैं। अब हम बात करेंगे प्रेम सिंह जी से। प्रेम सिंह जी, जैसा कि आपको मालूम है कि बहुत व्यापक पैमाने पर नुकसान हुआ है। 3 या 4 दिन हो चुके हैं, मौसम अपना रुख बदलने को तैयार नहीं है और मौसम विभाग की जो रिपोर्ट है वो पूर्वानुमान लगातार ये बता रहा है कि अगले 2-3 दिनों तक, यानी 25 तारीख तक, 25 मार्च तक यही स्थिति रह सकती है, यानी कि नुकसान का जो दायरा है वो बढ़ सकता है। तो ऐसे में आपको क्या लगता है कि ये जो नुकसान किसानों का फसलों को लेकर हो रहा है,
क्या ये फसल चक्र के बदलाव का दौर है, जैसा कि हम जलवायु परिवर्तन पर भी बहुत लंबे समय से डिबेट कर रहे हैं, डिस्कस कर रहे हैं। आखिरकार किसान इस स्थिति से कैसे अपने आप को उबार पाएगा? जी नमस्कार, और आज तक के दर्शकों को और आपको भी नमस्कार। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। ये केवल बुंदेलखंड में ऐसा हो रहा है ऐसा नहीं है। अभी हमने पाकिस्तान में पिछले साल देखा, पिछले साल क्या इसी साल देखा, भारी तबाही का मंजर था। अमेरिका के, उत्तरी अमेरिका के किसानों के साथ में भी ऐसा ही हुआ। हमारे यहाँ तो लगभग 2-3 साल में रेपिटेडली ऐसा हो रहा है, बार बार रिपीट हो रहा है। और ये निश्चित रूप से असंतुलन हो गया है पर्यावरण में, उसके कारण हो रहा है। जो असंतुलन हुआ है क्लाइमेट में, उसके कारण हो रहा है। और किसान के साथ तो ऐसी स्थिति है, करे कोई भरे कोई। पर्यावरण के असंतुलन के लिए, जैसा कि वैज्ञानिक बताते हैं और हम लोगों को भी एहसास होता है कि ऐसा है, एक निश्चित मात्रा में वनों और वृक्षों और हरियाली का खत्म होना, एक अनुपातिक मात्रा में खनिजों का निकालना, अनुपातिक मात्रा में पहाड़ों का टूटना, इन सब कारणों से ये क्लाइमेटिक चेंज है, ऐसा वैज्ञानिक बताते हैं। तो हमारे साथ, किसानों के साथ ये हो रहा है कि करे कोई भरे कोई। तो ये जो क्लाइमेटिक चेंज के लिए जो कारक हैं, उनका नुकसान नहीं होता है, नुकसान हमारा होता है। और जब इस नुकसान की भरपाई होती है तो इसको इस रूप में केवल देखा जाता है यदि, तो हमारे साथ थोड़ा सा अन्याय हो जाता है कि इसको और ज्यादा संवेदनशीलता से देखना चाहिए। हमारे पास कोई दूसरा उपाय नहीं है। साल भर की मेहनत का पूरा फल, और हमारे बुंदेलखंड के 60% इलाकों में एक ही फसल होती है। उस एक फसल का आने का समय होता है। अगर हमारे हाथ से वो छूट जाता है तो हमारे पास अब साल भर इंतजार करने के अलावा कुछ नहीं रहता है। और हम अकेले हम नहीं होते हैं, हमारे सारे जानवर होते हैं। अब भूसा भी तो चला गया उसके साथ। हमारे जानवर होते हैं, हमारे सब साल भर में शादी ब्याह, सामाजिक कार्यक्रम, ये सब कुछ होते हैं, पढ़ाई लिखाई सब कुछ होती है। तो इसको, जैसा कि अभी मूल्यांकन करने का तरीका है वो भी थोड़ा असंवेदनशील है। किसान की भरपाई कितने एकड़ खेत में है और कितना है, उसके आधार पर किया जाता है। उसको भी दूसरी तरह से थोड़ा देखने की जरूरत है। इस सरकार की हम इसमें बहुत ही माने सराहना करते हैं, कर सकते हैं कि जितनी जल्दी मुआवजा, जब से ये माननीय योगी जी की सरकार आई है, तो मुझे याद है कि पिछले साल और उसके पिछले साल भी ऐसा हमारे इलाके में, इस साल सौभाग्य से हमारा इलाका बच गया है इस आपदा से। तो आज रात में आपदा आई और दूसरे दिन उसका नाम चला गया था और तीसरे दिन उसको मुआवजा मिल गया था। रात में विधायक हमारे देने गए थे मुआवजा उनके घर में, तो मुझे याद है वो अखबार में निकला था। तो इस मामले तार की संवेदनशीलता है, लेकिन हमारा थोड़ा निवेदन है कि मूल्यांकन करने का तरीका और ज्यादा थोड़ा होना चाहिए। और तीसरी बात कि बीमा कंपनियों का ये काम है। बीमा कंपनियों में जो बीमा के जो नियम है उसमें कुछ और ऐसे सुधार कर दिए जाएं कि न सरकार को इन्वॉल्व होना पड़े, और सीधे जैसे दूसरे आपदा, दूसरी तरह के माने उनका जो मिलता है, जो मुआवजा मिलता है, उसी तरह से सीधे मुआवजा देने की परंपरा बनानी चाहिए। और ये नियम बदलने से हो सकता है। जी प्रेम सिंह जी, जैसा कि आपने बताया, मैं बीच में आपको रोकूंगा कि आपने जैसे कहा, ये बड़ी संतोषजनक स्थिति है कि सरकार तत्काल एक्टिव होती है, सक्रिय होती है और किसानों को कम से कम मुआवजा मिलने लगता है। अभी कल ही किसान तक पर ही एक रिपोर्ट प्रकाशित हुई है जिसमें ये बताया गया कि किस तरह से मुआवजे की राशि 129 रुपए, 200 रुपए, 300 रुपए, ये इटावा और एटा मैनपुरी क्षेत्र की मैं आपको बात बता रहा हूं। क्या आपको नहीं लगता है कि ये जो सर्वे, भले ही आज नुकसान हुआ, हमने कल दिया उसको, लेकिन क्या ये मजाक नहीं है किसान के साथ में? बिल्कुल मजाक है। यही मैं कह रहा हूं कि इसको इस रूप में न देखे जाए, गणितीय विधि से देखने के बजाय उस परिवार का पूरा साल बकाया है
और उसके पास कोई दूसरा ऑप्शन नहीं है। इस संवेदनशीलता के साथ में इसके मुआवजे की रकम का, और ये पहली बार नहीं ये हास्यास्पद बन रहा है। मुझे याद है जब कांग्रेस की सरकार हुआ करती थी तब भी हम लोग 2 रुपए, 4 रुपए, 5 रुपए का मुआवजा का जी जो चेक आया करता था उसको लेकर पूरे मीडिया में छा जाता था। जी जी। अभी हम उम्मीद कर रहे थे कि ये बदल जाएगा, कि हम्म। आप न दीजिए 100-200 रुपए, आप दूसरी तरह से उसका मूल्यांकन कर दीजिए। और हमारे पास बहुत सारे अब मद हो गए हैं जिसको हम इसके साथ जोड़ा जोड़ा जा सकता है। तो इस तरह से जो हास्यास्पद स्थिति तो है ही है, किसी को 100 रुपए, 129 रुपए, तो ये माने उसका भी मजाक बनाया जा रहा है और अपनी योजनाओं का भी मजाक बनाया जा रहा है। ये जी कांग्रेस की सरकार में भी बड़ी भद्द पीटी थी, और ये राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय मुद्दे बन जाते हैं इसी तरह के। तो सरकार से मेरा यही मतलब है, निवेदन है कि उसको मूल्यांकन के तरीकों को थोड़ा सा बदलें, और उसमें परिवार को साल भर में होने वाले खर्चे का मूल्यांकन भी जुड़वा दें अगर ये आपदा आ गई है। क्योंकि अब उसके पास कोई चांस नहीं है, कुछ भी नहीं कर सकता है। अभी भी जी हमारे ऐसे हैं 40% किसान जो मजदूरी नहीं करते हैं, वो अपने केवल खेती पर निर्भर हैं। और अगर खेती में नहीं होता है तो फिर या तो कर्ज लेके करेंगे या कुछ करेंगे, लेकिन वो मजदूरी नहीं करेंगे, वो कहाँ जाएंगे। तो ये संवेदनशीलता जोड़ने की जरूरत है। यही मेरा ये कहने का आशय है कि मुआवजा के तरीके में परिवर्तन करना चाहिए। जैसे हम कि मिनिमम इतना तो मिलना ही चाहिए। एक परिवार को साल भर का जब हम 5 किलो राशन दे सकते हैं उनको जिनके पास खेत नहीं है, तो हम ऐसा ही इसमें भी एक मिनिमम मुआवजा की राशि बीमा में तय कर सकते हैं कि आपका नुकसान होने पर, पूरा नुकसान होने पर कम से कम इतना तो देना ही है। जी। जैसा कि उत्तर प्रदेश सरकार ने जो किसान समृद्धि आयोग एक बनाया है, आप उसका एक हिस्सा हैं। आपकी सरकार से सीधी, यानी अगर हम कहें कि मुख्यमंत्री से सीधे वन टू वन बात भी होती है इन सब मुद्दों को लेकर जब बैठकें होती होंगी। दो बातें हम आपसे समझना चाहते हैं। एक तो आपका जो अनुभव खेती किसानी को लेकर है, क्योंकि आपने इस तरह की आपदाएं बहुत पहले से देख रहे होंगे और सरकारों के जो सिस्टम है, उनके जो तरीके हैं इनका आकलन करने के, उनसे भी आप जो है वो वाकिफ रहे होंगे। क्या आपको नहीं लगता कि एक तो हमें ये बताएं कि इसका सर्वे में जो ये लोग करते हैं, अधिकारीगण करते हैं या आज बीमा कंपनी उसमें शामिल होने लगी हैं, पैरामीटर्स इनके क्या क्या होते हैं और किस तरह से ये इसका आकलन करते हैं कि नुकसान हुआ है? जी, इनके पास हर साल एक क्रॉप कटिंग हुआ करती है। उस क्रॉप कटिंग में जितनी वो रैंडम होती है, उसकी एक परंपरा बहुत पहले से अंग्रेजों के जमाने से चली आ रही है। तो उस क्रॉप कटिंग में ये अनुमान किया जाता है कि एक नंबर रैंडमली लिया जाता है कि वहां पर कितना हुआ। फिर वहां पर एसडीएम और कभी कभी तो जिलाधिकारी महोदय भी जाते हैं और वो खेत में उसी कटिंग करते हैं, और एक निश्चित विधि से कि कितने स्क्वायर फुट या स्क्वायर मीटर की कटिंग करके फिर निकालते हैं। तो वो पूरे जिले भर का उसको मान लिया जाता है कि ये औसत उत्पादन है। उस औसत उत्पादन को आधार मानकर मुआवजा की राशि तय होती है। और काटे गए प्रीमियम, मुआवजा की राशि और काटे गए प्रीमियम, इन दोनों की तुलना में फिर उसका कैलकुलेशन होता है। उसका एक सूत्र है, मुझे अभी स्मरण नहीं आ रहा है कि किसका 2 गुना और फिर उसमें 2 का भाग दे देते हैं, ऐसे करके उसको निकाला जाता है। और उसमें और ऐसा कभी कभी वो और हास्यास्पद हो जाता है कि मान लीजिए लगातार 3 साल तक गिरावट हो गई उत्पादन में, और उत्पादन इस समय घटा ही हुआ है, और उत्पादन घट गया, तो अब मुआवजा की राशि घटे हुए उत्पादन को मानक मान के मिलेगा, ना कि उस इलाके के औसत उत्पादन का मिलेगा। तो इसलिए भी कभी कभी ये विसंगत स्थिति बन जाती है। दूसरा ये है कि इसमें ट्रांसपेरेंसी का अभाव है। इसमें सरकार के मतलब एक माने गवर्नेंस सिस्टम का पूरा एक सिस्टम लगा हुआ है। इसमें स्थानीय लोगों का उसमें कोई रोल नहीं रहता। जबकि ओला को अगर देखा जाए, आधे गांव में पड़ जाता है, आधे गांव में नहीं पड़ता है। तो अगर ये आधे गांव में पड़ गया और जिस आधे गांव में नहीं पड़ा तो फिर उसको पूरा नहीं मिलेगा। इस तरह से प्राकृतिक आपदाओं के नापने के सटीक तरीके अभी विकसित नहीं है। हमारे टेम्परेचर लोकली पहले लगे रहते थे ब्लॉक लेवल में, कहीं पर उसमें एक टेम्परेचर मीटर भी रहता था, एक वर्षा मापी यंत्र रहता था।
हेल स्ट्राम होने पर ये संकेत देने वाले रहते थे। अब वो अलाइव हैं कितने मुझे पता नहीं है, लेकिन डिजिटल ये जमाना आ गया है, इनको अलाइव किया जा सकता है। जबकि ये प्राइवेट जितने ऐप हैं वो तो स्थानीय टेम्परेचर तक बताते हैं। तो इस तरह से अब इनको अपने सिस्टम में अपडेट कर लेना चाहिए। मुझे पता नहीं है कि ये कर लिया है कि नहीं कर लिया है, लेकिन ये दो विसंगतियां हैं। एक तो मुआवजा फिक्स करने का जो तरीका है, तरीके में जो क्रॉप कटिंग है उसको आधार मानते हैं। दूसरी विसंगति ये है कि मान लीजिए कि एक 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 जो मानक क्षेत्र में नुकसान हुआ है और तभी ये पूरा मानेंगे। उसमें अगर किसी के मान लीजिए एक गांव के एक इलाके में पड़ गया है तो फिर उसको नहीं मानेंगे। जी, तो और दो बातें सीधे निकल किसान कर, का हस्तक्षेप नहीं। जी, दो बातें उसमें निकल कर आ रही हैं। एक तो कि किसान की सीधी भागीदारी जो कि उसकी प्रत्यक्ष तौर पर नहीं। होनी चाहिए, वो उसमें नहीं है। दूसरा, ट्रांसपेरेंसी की आपने बात कही कि अधिकारी जिस तरह से करते हैं उसमें बहुत अधिक पारदर्शिता नहीं दिखती है। एक बात तकनीक पर भी आई कि जो तकनीक इतना दावा किया जा रहा है कि हर गांव का सटीक मौसम की का जो जो सूचना तंत्र है वो किसान को उससे जोड़ दिया गया है। किसानों ने बहुत सारे, हम देखते हैं कि गांव में मोबाइल पर एप्लीकेशन भी डाउनलोड कर रखे होते हैं और वो मौसम की लगातार सूचनाएं उनको मिलती रहती हैं। इसके बाद भी ऐसी स्थिति पैदा होना, और हम जैसा कि देख रहे हैं साल दर साल हर फसल, चाहे वो रबी की बात करें या जब हम दिवाली के आसपास रबी की फसल की बुआई होने लगती है, उस समय भी जब किसान को बारिश का इंतजार होता है तो सूखा रहता है, और जब बारिश का माने उनको रहता है कि बारिश ना हो तो उस समय बारिश हो जाती है। तो मौसम का ये जो एक हम कहें कि तारतम्य जो गड़बड़ हो रहा है उसके पीछे, जैसे कि आपने एक रिपोर्ट्स आ रही हैं इस तरह की कि जलवायु संतुलन बनाने में और बिगाड़ने में किसानों का भी और हम इंसानों का बराबर का योगदान है। तो कृषि क्षेत्र में अगर हम बात करें कार्बन इमिशन की, कार्बन उत्सर्जन की या असंतुलन को पैदा करने की, क्या जिस तरह से पानी का एक एक किलो धान पैदा करने में 2,500 से 3,000 लीटर पानी खर्च होता है, उसी तरह से खेती में पानी की ज्यादा खपत होना क्या इस तरह के असंतुलन का कारण हो सकता है, या किसान की कितनी इसमें भागीदारी हो सकती है, आपको क्या लगता है? प्रेम सिंह जी, आप तक हमारी आवाज आ रही है? जी आ रही है। जी। तो उसमें बिल्कुल सही सही बात कही। सरकार को तो बाद में करना है। थोड़ा सा इसमें एक और मुद्दा रह गया था, उसको मैं जोड़ दूं। जी। जी। फिर ये अगले वाले अपने आप को बचा सकते हैं। ये तो होते रहना है, इसकी टेंडेंसी तो फ्रीक्वेंसी तो लगातार बढ़नी है। तो किसान अपने आप को कैसे बचा सकता है? लेकिन हम्म। अभी थोड़ा ये कहना है कि अभी मेरे खाते से हम्म। 2,000 रुपया यदि कटता है, सरकार 25,000 रुपए देती है, तो जी। माने 23,000 रुपए देती है, दोनों मिलाकर 100 लोगों से ले लिया उन्होंने, और नुकसान होगा 2 लोगों को तो 2 लोगों को दे देना है उसको। तो बीमा कंपनियां व्यवसाय के रूप में ये करती हैं। बीमा कंपनी के माध्यम से हम उपकार का काम नहीं कर सकते हैं। सरकार को ये समझ में रहना चाहिए, इसमें थोड़ा सा फॉल्ट है। बीमा कंपनी, बीमा एक व्यवसाय है। जी। जिससे हम तात्कालिक सहायता, ये परिस्थितियां लगातार अभी बढ़नी है, ये परिस्थितियां अभी घटनी नहीं है। हाँ, अब एक बात ये जरूर है कि हम किसान क्या करें कि इस तरह की हम्म। आपदाओं से मुक्त हों। तो हम्म। इसका सबसे सरल तरीका है, जी। एक ही प्रकार की फसलों को न बोया जाए। मेरी आवाज आ रही है? जी। जी। थोड़ा सा नेटवर्क का इशू है, आवाज आपकी हल्की सी बीच में ब्रेक हो जाती है। जी, बोलिए आप। जी, प्रेम सिंह जी, आपको आवाज आ रही है?
हेलो, आवाज आ जी। रही है? हाँ, हाँ, अब आना मैं शुरू हुई कह है रहा जी। हूँ जी, जी। किसानों को ये बहुत बढ़िया आपने प्रश्न पूछा। किसानों एक प्रकार की फसल पर आश्रित ना हो, मोनोक्रॉप कल्चर प्राकृतिक आपदा से हमको नहीं बचा सकती है। तो जी। जैसे 1 हेक्टेयर का काश्तकार है और मैं वही करता हूं, हम्म। यदि कई प्रकार की फसलें बोता है तो कोई हम्म। कभी पकती है, कोई कभी पकती है, कोई आगे होती है, तो सब पूरा का पूरा नुकसान नहीं होता है। दूसरा, आपने उसमें एक और परिवर्तन करे कि खेती केवल जोतना बोना नहीं, पशुपालन भी खेती का एक अंग है, बागवानी भी खेती का एक अंग है, और प्रोसेसिंग भी खेती का एक अंग है। इन तीनों अंगों को अगर अपने साथ वो जोड़ लेता है तो फिर इस तरह की आपदाओं में जैसे हम हतप्रभ रह जाते हैं कि हम क्या करें, उस स्थिति में नहीं जाएंगे। क्योंकि अगर हमारे खेत का नुकसान हो जाएगा तो हमारा बाग से कुछ ना कुछ आ जाएगा। बाग में प्राकृतिक आपदाओं का इतना ज्यादा प्रभाव नहीं पड़ता है यदि हम हमारे पास मिक्स बाग है। इसी प्रकार अगर हम पशुपालन करते हैं और बकरी है, गाय है, भैंस है, तो इसका प्राकृतिक के ऊपर का पूरा प्रभाव, हालांकि इनके ऊपर भी बीमारियां आजारियां आती हैं, इनका भी कभी दूध कम हो जाता है, कभी सब कुछ होता है। लेकिन जैसी स्थिति में हो गए अब, जिसके पास मान लीजिए उसने मसूर मसूर जो कि बुंदेलखंड का एक नया ट्रेंड डेवलप हो रहा है, अपने लिए कुछ ना रखेंगे, पूरा का पूरा मटर बो देंगे, पूरा का पूरा मसूर बो, पूरा का पूरा चना बो देंगे, अथवा जिसका भाव मिल रहा है वो फसल पूरी लगा देंगे और अपने लिए बाजार से लाएंगे। इस स्थिति में किसान बड़ा बेहाल हो जाता है। तो कई प्रकार की फसलों को, और फसलों में भी कुछ कैश क्रॉप भी करें, कुछ सब्जियां भी करें, कुछ अनाज भी, दालें भी करें, तेल भी करें, तो इस तरह से हम अपने आप को उससे बचा सकते हैं। और तीसरा काम जो हमको संयुक्त रूप से करना पड़ेगा, चाहे हम वो किसान हैं, चाहे हम व्यापारी हैं, चाहे हम नौकरी करते हैं, चाहे हम सरकार में बैठे हैं, दुनिया का कोई भी काम करते हैं, खाना तो हम खाएंगे ही। अभी अगर लोगों को ये लगता है कि ये से खाना आ जाता है, पैसे से नहीं आता है, ये किसी न किसी किसान के परिश्रम करने से आता है। आपके पास पैसा है इसलिए उपलब्ध हो रहा है, लेकिन आता वो खेत से ही है। जी। अगर ये प्राकृतिक आपदाएं आती रही और हम सब सचेत ना हुए, इसमें हमें संयुक्त रूप से कोई ना कोई मैं तो इसको अभी सलाह मैंने देने वाला हूँ अपने प्रदेश सरकार को, यह लिखने वाले कि इसके ऊपर एक अलग से अभियान चलाना चाहिए कि कैसे हम प्राकृतिक असंतुलन को रोकने के लिए क्या कर सकते हैं। हमारे जी। प्रदेश में अभी 6.88% वन क्षेत्र है। अगर हम 6-7 माने 7% वन क्षेत्र का, और जबकि होना चाहिए 35%, तो जो इम्बैलेंस है, तो कैसे हमारे समय पर बरसात होगी, कैसे हमारे समय पर चलेंगी, कैसे शीत और वात। मेरे आंखों देखते पानी कम से कम 70 से 90 दिन बरसता था, अब वो घट के मैं औसत देख रहा था 35 से 40 दिन हो गया है। जी। जाड़ा 3 महीने तक, दशहरे के दिन से हम लोग हाफ स्वेटर पहनने लगते थे, और ये फरवरी जो चैत का महीना चल रहा है, चैत के महीने तक जाड़ा पड़ता था। इसी तरह गर्मी की मात्रा बढ़ गई है, 3 महीने से बढ़ के वो 7 महीने 8 महीने हो गई है। बरसात की मात्रा घट गई है, 30 से 35 दिन आ गई है, और जाड़े की मात्रा भी घट गई है। इसमें पूरे हम सबको प्रभाव पड़ने वाला है, हमारे फलों में प्रभाव पड़ेगा, अनाजों में, दालों में, तेलहन में, सब में। और कभी जुए जैसा खेल हो जाएगा, कभी कुछ ज्यादा पैदा हो जाएगा, कभी बिल्कुल पैदा नहीं होगा। हमें इन स्थितियों से यदि बचना है तो अकेले किसान इसमें कुछ नहीं कर सकता है, इसको संयुक्त रूप से पूरे देश और दुनिया के लोगों को ध्यान देना पड़ेगा। और कैसे अपने पूरे पूरे प्रदेश स्तर पर 1/3 वृक्षादित करें, और उससे हम फलों की खेती कर सकते हैं, वन लगा सकते हैं। पशुपालन भी हमारा, जो अभी आवारा पशु घूम रहे हैं, उससे भी हम बच सकते हैं। और हमारे आहार भी संतुलित हो सकता है। संतुलित आहार का जो मानक है, 1/3 एनिमल प्रोटीन, 1/3 फलों से, और 1/3 अनाज दाल तेल आदि से,
ये तीनों अगर 1/3 होंगे तभी ये संतुलित आहार बनता है। तो सबको संतुलित आहार भी मिलने लगेगा, और जो अभी हमारी डिपेंडेंसी है गेहूं के ऊपर वो खत्म हो जाएगी। प्रचुर मात्रा में सबको फल सस्ते उपलब्ध होने लगेंगे, सबको घी दूध उपलब्ध होने लगेगा, और जो आवारा जानवर घूम रहे हैं उनके लिए आश्रय मिल जाएगा। और वो पशु पक्षी जिनको मनुष्य नहीं पालता लेकिन वो भी इस धरती के संतुलन के लिए बहुत आवश्यक हैं, उनके लिए भी कुछ ना कुछ आश्रय स्थल हो जाएंगे। तो इसके लिए सरकार को स्थायी रूप से सोचना चाहिए। हम लगातार इसको लिख रहे हैं कि जितनी हमारी नदियां हैं, बुंदेलखंड में 5 नदियां हैं बड़ी, छोटी छोटी और ज्यादा है। अगर इन नदियों के दोनों किनारों में 3-3, 2-2 किलोमीटर तक मानवीय हस्तक्षेप बंद करके केवल वन विकसित कर दिए जाएं, और जो थोड़ी बहुत पठारी एरिया है उनको भी ऐसे ही कर दिया जाए, कोई परेशानी नहीं होगी। हमारे जलों का प्रवाह निरंतर, क्योंकि हमारी वन नद है, वन से निकलने वाली नदियां हैं, हमारी हिम नद नहीं है, हिम से नहीं निकलती। अगर हम इनको स्रोतों को धीरे धीरे बंद कर देंगे, जो कि बंद हो रहे हैं। केन नदी में कभी भी इतना कम पानी नहीं रहता था जितना पिछले 10 सालों से हो गया है। इसी तरह बेतवा का पानी कमा है, बाघिन का पानी तो एक सीजन में आ जाता है कि जैसे इसकी धार ही टूट गई है, जबकि इनको हमने कभी खाली होते नहीं देखा अपने बचपन में। तो ये वन नदियां नद हैं। वन नद एक जगह से नहीं चलती है, ये जगह जगह स्रोतों से पानी इकट्ठा करते हुए अपने गंतव्य स्थल तक जाती है। तो अगर हम इसके 2 किलोमीटर 3 किलोमीटर इस तरफ, 2 किलोमीटर 3 किलोमीटर उस तरफ के क्षेत्र को अधिग्रहित कर लें, और बहुत सस्ती जमीनें हैं, और उसमें मानवीय प्रवेश वर्जित कर दें, और कुछ भी नहीं करना है, वो अपने आप रिवाइव कर लेंगी अपने आप, और इनके जल स्रोत भी खुल जाएंगे, और जल की शुद्धता भी बनी रहेगी, जल की निरंतरता भी बनी रहेगी, और इन पशु पक्षियों को जो मनुष्य नहीं पालता उनके आश्रय स्थल भी बन जाएंगे। और हमारे पास बहुत अच्छी टेक्नोलॉजी आ गई है, हम बड़े बड़े वो लगा सकते हैं कि वो लोगों के आवासीय क्षेत्र की तरफ वो न जा पाए, उसका हम प्रबंधन कर सकते हैं। जी, तो जिस तरह से आपने बताया जी कि नदियों के आसपास अगर वन क्षेत्र को विकसित कर दिया जाए तो ये स्थिति बहुत हद तक ठीक हो सकती है। लेकिन अभी हाल ही में सरकार ने गंगा के किनारे 5 किलोमीटर के दायरे में आसपास खेती, प्राकृतिक खेती का एक प्रोजेक्ट शुरू किया है। आपको क्या लगता है कि एक तरफ आप कहते हैं कि मानवीय गतिविधियों को बंद करना चाहिए, और अगर हम गंगा जैसी हमारी जो देश की जीवन धारा है, जीवन रेखा है, उसके आसपास खेती शुरू कर देंगे, तो इस लिहाज से क्या ये लाभप्रद होगा, या कि इसके भी भविष्य में जो परिणाम होंगे वो इसी तरह से देखने को मिलेंगे जो कि आज हम देख रहे हैं? देखिए, इसको वैज्ञानिक दृष्टि से देखने की जरूरत है। नदियों के किनारे किनारे की जमीनें, आपको पता है उसमें सिल्ट ज्यादा होता है, उसको बार बार जोतने से उसके जो ऊपर का उपजाऊपना है वो बह के फिर से नदियां में चली जाती है। तो अगर वन नदियों के किनारे में कुछ ज्यादा पैदा वैदा नहीं होता है, उसको और ज्यादा बार बार जुताई करने से वो फिर से वापस चली जाती है। हाँ, ये एक सकारात्मक है कि इन्होंने केमिकल खेती के बजाय उसमें केमिकल न डाले ताकि केमिकल सीधे नदी में चला जाए, ये तो ठीक किया है। लेकिन अभी जो ऑर्गेनिक खेती या प्राकृतिक खेती का जो स्वरूप है ना, वो बहुत स्पष्ट रूप से माने इनके पास नहीं है, किसी के पास नहीं है। तो प्राकृतिक खेती को भी वो ऐसा मानते हैं कि जैसे वो केमिकल खेती का ही एक प्रकार है। तो उसमें जबकि हमारी दृष्टि में प्राकृतिक खेती पशुपालन, बागवानी और खेती, इन तीनों के संतुलन से जब खाद, बीज, ऊर्जा और पानी, इन चारों चीजों की स्वायत्तता मिलती है, तब वो प्राकृतिक होती है। माने अगर 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 इसमें पशुपालन और वृक्ष खेती और जो जोतने बोने वाली अनाज दाल वगैरह की खेती है, इसका संतुलन नहीं होता है, उसमें पशु इन्वॉल्व नहीं होते हैं, तो काहे की प्राकृतिक खेती में माने प्राकृतिक नियमों पर आधारित खेती, तो उसका मोटो ही चेंज हो जाता है। प्राकृतिक खेती का मोटो केवल ये नहीं रह जाता है कि हमें उत्पादन लेना है और उत्पादन को बेच के पैसा कमाना है। प्राकृतिक खेती का मोटो हो जाता है प्राकृतिक संतुलन को बनाए रखते हुए किसान की समृद्धि हो,
देश की समृद्धि हो, प्रकृति में संतुलन हो। जी। तो उसको और अभी विकसित होने की जरूरत है, और मैं समझता हूँ विकसित होगी। बार बार ये बातें बताई जा रही हैं। अभी हमने मुख्य सचिव महोदय को एक पत्र के माध्यम से इस बात का आग्रह भी किया था कि वह प्राकृतिक खेती का शीर्ष स्तर से और नीचे के स्तर तक स्वरूप स्पष्ट हो जाए, तभी ये अभियान का स्वरूप। दरअसल प्राकृतिक खेती ही खेती है। जी। ये तो शोषण है। जिस प्रकार से पहाड़ खोदने वाला एक शोषण कर रहा है, नदी माने बालू निकालने वाला एक धरती का शोषण कर रहा है, इसी तरह किसान शोषण कर रहे हैं। उसकी उत्पादकता को मेंटेन किए बिना यदि हम उससे लगातार माने उगा रहे हैं, कुछ ना कुछ ले रहे हैं, तो ये भी तो एक शोषण ही है। हम जमीन के नीचे का पानी लगातार ले रहे हैं, ये शोषण है। हम उसमें केमिकल जहर डाल रहे हैं, ये भी शोषण है। तो हम किसान भी उसमें कम भागीदार नहीं है इसको कर्म में। हम सबको ऊपर आने की जरूरत है। अब ये क्लेम ब्लेम करने का समय नहीं है। देखिए, अगर प्रकृति ने करवट ली तो अभी हमने उसमें देखा तुर्की में, वो अमीर और गरीब किसी को नहीं छोड़ती। वो हिली तो सबको बराबर कर देगी। प्राकृतिक आपदा में उसने ये नहीं देखा कि किसी अमीर के यहाँ पड़ना है या गरीब के यहाँ, उसके लिए हम सब बराबर हैं। हम अपने मन में एक दूसरे से बड़े बने रहते हैं, प्रकृति के लिए हम बराबर हैं। उसके हमारे ना पदों का प्रकृति के लिए कोई महत्व है कि ये इस पद वाला है, वो उस पद वाला है, ना हमारे धन का उसमें कोई महत्व है, ना हमारे धर्म का कोई महत्व है, ना हमारी जाति का कोई महत्व है। ये सब हमारे चश्मे हैं और हम एक दूसरे से अपने अलगत तो करते रहते हैं। प्रकृति तो सबको बराबर नाप देगी। तो ये हमारी प्राकृतिक जिम्मेदारी है, सबकी जिम्मेदारी है। हम सबसे निवेदन करते हैं, और ये आएगी खेती से ही। मैं अभी उत्तर प्रदेश में आप देखें, हमारे बांदा जिले में 2.31% वन क्षेत्र है। अब 2.31% वन क्षेत्र से हम कैसे 35% वनाच्छादन कर सकते हैं? 35% वनाच्छादन के बिना न वायु संतुलन हो सकता है, न ताप संतुलन हो सकता है, न जल संतुलन हो सकता है। और जल वायु संतुलन से प्रकृति संतुलित होती है, समय पर बरसात होती है, उचित बरसात होती है, उचित दिनों तक बरसात होती है, उचित प्रकार का माहौल बनता है। और ये आता कैसे है? जलवायु और ताप का संतुलन। जब हम एक निश्चित मात्रा में वृक्ष लगाए रहेंगे तभी ये बन पाएगा। देखिए, हम सब ऑक्सीजन लेते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड देते हैं। सारे जानवर ऑक्सीजन लेते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड देते हैं। और पेड़ पौधे भी 12 घंटे तक कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं और 12 घंटे तक ऑक्सीजन देते हैं। अब इन तीनों की ऑक्सीजन मेंटेन करने के लिए दुनिया में एकमात्र क्रिया है, उसका नाम है फोटोसिंथेसिस। अगर फोटोसिंथेसिस नहीं होगी तो ऑक्सीजन बनेगा नहीं। ऑक्सीजन बनाने की ये झूठी फैक्ट्रियां हैं। फैक्ट्री से ऑक्सीजन नहीं बन सकती, बनेगी केवल फोटोसिंथेसिस से। और फोटोसिंथेसिस होगी पेड़ों से। तो हमें वनाच्छादित पूरी धरती को 35% से कम वनाच्छादित करने पर ये कार्बन का और ऑक्सीजन का बिगड़ जाएगा। अभी जैसे दिल्ली में बिगड़ जाता है, एयर क्वालिटी डाउन हो जाती है, बीजिंग में बिगड़ जाता है। हमारे देश के बहुत सारे शहर आ गए हैं जिनकी एयर क्वालिटी, और ये एयर क्वालिटी कैसे बनेगी? एयर क्वालिटी केवल पेड़ लगाने से बनेगी। इसी तरह ताप भी संतुलित होगा पेड़ लगाने से। ताप भी अवशोषित करने का कोई दूसरा तरीका नहीं है। ताप अवशोषण के केवल 2 ही तरीके हैं। एक तरीका प्राकृतिक है और दूसरा जो भूपर्पटी में काली धातुएं बिछी हुई हैं, चाहे वो कोला है, बाइक्साइट है, ज्यादातर यही है। और इनका हम अनानुपातिक दोहन कर रहे हैं, और ये ऊपर से आने वाली गर्मी को अपने अंदर पचाकर बचाए रखती है और समय आने पर रिलीज करती है। इसका एक स्वभाव होता है काली धातुओं का, उनको हम निकाल रहे हैं। तीसरा कोण में खाद ये कर रहे हैं, जमीन के अंदर की विकिरणीय धातुओं को, फॉसिल फ्यूल्स को, जैसे डीजल है, पेट्रोल है, गैसें हैं, इनको हम निकाल के वातावरण में छोड़ देते हैं। माने वो धातुएं जो वातावरण के संपर्क में आने से अपने आप इवेपोरेट हो जाती हैं, वो सब विकिरणीय धातुएं होती हैं। जैसे पेट्रोल को आप खुला रख दीजिए तो वो खत्म हो जाएगा। वो क्या करेगा? अपने आप गर्मी पैदा करेगा। तो इन 3 चीजों से धरती की गर्मी बढ़ती है, ग्लोबल वार्मिंग जिसको कहते हैं। हम किसानों के हाथ में है, पेड़ लगाना तो हम लगा ले, बाकी सरकारों के हाथ में है, वो तय करें।
जी। तो जिस तरह से प्रेम सिंह जी आपने बताया, शुरू में भी आपने कहा था करते सब हैं, भरता सिर्फ किसान है। और अब जितना आपने एलेबोरेट करके विस्तार से ये चीजें बताई कि ये सारी चीजें हम सब इसमें भागीदार हैं, लेकिन प्रत्यक्ष रूप से अगर कोई प्रकृति के कोप का भाजक बनता है, उसकी उसके उसके क्रोध का शिकार बनता है, वो किसान होता है। तो इसीलिए सबसे पहले किसान को कैसे इस स्थिति से बाहर लाएं, सरकारें इस पर सोच लेती हैं। जो सोचती हैं वो उसके तत्क्षण मिलने वाले लाभ या हानि हो सकते हैं, लेकिन दूरगामी असर किसी को होता हुआ नहीं दिखाई दे रहा है। आपने जिस तरह से बताया वो एक जिसको हम कहें कि लॉन्ग टर्म इफेक्ट में जो दिखने वाली चीजें हैं वो होंगी अगर किसान पेड़ लगाए, मिक्स्ड खेती करे, मोनोक्रॉप से लेकर मल्टी क्रॉप तक जाने का ये जो एक तरीका है। आप बहुत लंबे समय से खेती कर रहे हैं, पिछले 30-35 सालों में ये जो बदलाव किसानों ने अपनी खेती की पद्धति में किया है, आपको क्या लगता है कि ये पिछले 5-10 सालों में ज्यादा तेजी से हुआ है या कि पिछले 30-40 साल में क्रमिक तौर पर हुआ है? देखिए, पहले किस 90 के बाद से बड़ा गतित हुआ है। माने पैसे का दबाव बहुत बढ़ गया है किसानों के ऊपर। शिक्षा में है तो पैसा चाहिए, कहीं फंस गया तो पैसा चाहिए, शादी ब्याह करना है तो सामाजिक दबाव की वजह से पैसा चाहिए। तो हैं तो बहुत सारे कार्य, पैसे का जितना जितना दबाव बढ़ा है, सर पूरा अपना दबाव किसान ने अपनी जमीन के ऊपर डाल दिया है और उसको भ्रम पैदा हुआ है। और ये सरकार के स्तर पर भी भ्रम पैदा किया जाता है, माने सरकार क्या, वैज्ञानिकों के स्तर पर, कि ज्यादा उत्पादन हो जाएगा तो तुम्हें ज्यादा पैसा मिलेगा, जबकि ये आज तक नहीं हुआ। ज्यादा उत्पादन हुआ तो उसकी कीमत लागत भी नहीं निकलती। अभी आलू फेंका किसानों ने, आलू फेंका अभी गया। प्याज की जी जी। होली जलाई किसानों ने, टमाटर पिछले साल फेंक रहे थे किसान। तो ये हम्म। गलत मानक। और इसमें क्या हुआ है, किसान के हिस्से से गलती हुई है कि स्वयं जागरूक नहीं रहा, पैसे के दबाव में आया और प्रक्रियाएं भी वही अपनाने लगा जो प्रक्रिया जो उसकी अपनी जांची हुई नहीं थी। जैसे हमें कोई सलाह देता है कि ज्यादा उत्पादन करो, लेकिन तय हमें अपने स्तर पर करना है कि हम कितने में आलू बोएं। वैज्ञानिक तो ये वाला वैरायटी है और ऐसे कर लेंगे तो उतना हो जाएगा, हो भी जाएगा, लेकिन वो ये थोड़ी कह रहा है कि पूरे में लगा लो। तो अगर हम बुद्धिमानी से अपने फार्म का मैनेज नहीं करते हैं कि कितने हिस्से में हमें बागवानी करनी है, कितने हिस्से में पशु पालने हैं, अब पशु पालने ही नहीं है और उसके पहले मजदूर मिल जाते थे। मजदूरों की एक देशव्यापी समस्या है, मजदूर पूरे सब जाके इंडस्ट्री सेक्टर और माने शहरों में जाके लाइन में खड़े हो गए हैं। तो ये सारी चीजों का अब जब एनालिसिस होगा बैठ के कि शिक्षा में आने वाले दबाव, शिक्षा के खर्च में आने वाले दबाव, न्याय में खर्च में आने वाले दबाव, स्वास्थ्य में खर्च में आने वाले दबाव और मजदूरों का अभाव, ये 4 प्रमुख कारक हैं जिनकी वजह से खेती किसान अकेले नहीं कर पा रहा है। तो इसको सही माने ये अकेले इसका निदान भी देखिए किसान के पास नहीं है। तो लगातार हम चिट्ठियां लिख रहे हैं, यह बताने की कोशिश कर रहे हैं कि इसको और दूसरे तरीके से एनालिसिस करें। और किसान की तुलना, दरअसल किसान अभी डिफाइंड नहीं है। जो मूल समस्या आ रही है उसका संविधान में किसान का कहीं डेफिनेशन नहीं है। और 1793 में जो कानून बना था, परमानेंट सेटलमेंट एक्ट, उसके तहत जितने भूस्वामी हो गए थे वही आज तक भूस्वामी किसान मान लिए जाते हैं, जबकि हकीकत में हम जानते हैं 1/3 भूस्वामी किसान नहीं है और 1/3 किसान है भूस्वामी नहीं है। माने 1/3 लोग अभी हमारे देश में ऐसे हैं जो खेती करते हैं, उनकी पूरी आजीविका खेती से माने जाते हैं। और 33% ऐसे किसान हैं जिनके पास जमीनें तो हैं लेकिन वो खेती नहीं करते हैं, उनका खेती से कोई लेना देना नहीं है। अब जो सहायता सरकार देती है तो गलत जगह या डाइवर्ट हो जाती है या बहुत छितरा जाती है। तो सरकार बहुत करती है। मैं तो आश्चर्यचकित हूँ कि हमारी उत्तर प्रदेश सरकार ने तो तालाब भी दे रही है, सोलर पंप भी दे रही है, गाय पालने के लिए भी मदद कर रही है, फार्म यार्ड मैन्योर बनाने के लिए मदद कर रही है, नादेब के लिए, बायोगैस के लिए, सोलर पंप के लिए, और आप यदि प्रोसेसिंग करना चाहते हैं तो पैक हाउस भी दे रही है। इतना ज्यादा छोटी मशीनरी में बड़ी भारी छूट है। हमारी सरकार ने बहुत ज्यादा किया है, लेकिन चूंकि किसान परिभाषित नहीं है तो किसानों के पास जाने के बजाय वो कहीं और चली जाती है। जी। तो जैसे कि आपने
मौलिक जगह यहाँ पर एक मिसिंग जगह है। हाँ। दूसरी एक मिसिंग जगह है, मैं इसी में जोड़ दूं, नहीं तो विषयांतर हो जाएगा। किसानी कोई कार्य नहीं माना जाता है। ये लैकुनाज है हमारे जो नीतिगत स्तर पर है। तो किसानी क्या कार्य है? कोई कार्य नहीं माना जाता है। जैसे अभी भी जो पद्मश्री अवार्ड दिए जाते हैं कुछ किसानों को मिले हैं, आप देखेंगे तो उनके पीछे कोष्ठक में लिखा है अदर, कृषि नहीं लिखते हैं। तो कृषि कोई कार्य नहीं है। ये अगर जब तक नहीं होता तब तक अगली पीढ़ी के लिए कोई किसान बनने के लिए तैयार नहीं है। उनकी शादियां नहीं हो रही हैं, उनको सामाजिक परेशानियां हैं। हम अपनी बेटियों की शादी तो कहीं भी कर देंगे अपने जमीन बेच के, लेकिन हमारे बच्चों की, बेटों की शादियां कौन करेगा? अपनी बेटियां ही नहीं कोई दे रहा है। तो इन सब चीजों को अकाउंट में लेना चाहिए, ध्यान में लेकर एक व्यापक तरह से सोच की जरूरत है। और मैं धन्यवाद करता हूं आपको कि आप शायद यही माने माध्यम बन जाएं इस तरह के विचारों के लिए। जी, तो प्रेम सिंह जी ने बहुत ही विस्तार से और बहुत ही ऐसी बातें जो सरकार तक पहुंचाने की जरूरत है, सरकार को इसको समझना भी चाहिए, बताई। और एक बात जो निकल कर आई कि पिछले समय में 30-40 सालों की अगर हम बात करें, किसान, जैसा कि प्रेम सिंह जी खुद भी कहते हैं, पहले वो पेट के लिए खेती करता था और अब वो सेठ के लिए खेती करने लगा है। इसके वजह से वो दबाव में है, बहुत ज्यादा संकट में है। लेकिन अगर रास्ता निकलेगा तो किसानों के यहां से ही निकलेगा। किसानों को ही ये बात समझनी पड़ेगी कि समस्या उनके लिए है, वो इसका एक हिस्सा हो सकते हैं। सबसे बड़ी बात होगी कि किसान स्वयं इस चीज को कैसे समझे, उसकी समझ कैसे डेवलप हो, उसके लिए प्रशिक्षण, उसके लिए जानने और समझने के क्या क्या तरीके हो सकते हैं। अगर सरकार और समाज दोनों मिलकर इस चीज को करें तभी किसान को इस संकट से बाहर लाया जा सकता है। इसमें किसान को स्वयं अपनी भूमिका और अपने उत्तरदायित्व को समझना होगा। हमने प्रेम सिंह जी के साथ जिस बिंदु पर विस्तार से बात की, बहुत ही संवेदनशील और बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है, इस पर लंबी चर्चा की जरूरत है। हम समय समय पर प्रेम सिंह जी जैसे अनुभवी किसानों से आप तक ये सारी बातें पहुंचाते रहेंगे। किसान तक में आपका धन्यवाद प्रेम सिंह जी आने के लिए। अब आगे